So let's start with fundamental analysis of Microsoft Corporation because it's a very big company and right now in IT it is a very big company. Let's start with Microsoft Corporation जिसमें हम आज बात करेंगे कि कंपनी ने कैसे अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन किया है और परफॉर्म किया है ईयर ऑन ईयर। सो हमने इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ली है 2016 से लेकर 25 तक एंड इसकी हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे कि कैसे इसने ग्रो करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस योर फाइनेंस रिपोर्ट्स, जो कि आपको किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ऑन डिमांड देता है विद इन 24 आवर्स। एंड लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस। सो अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप फाइनेंस की वेबसाइट पे आएंगे आपको रियल टाइम स्टॉक प्राइस दिखेगा। जैसे अभी आज संडे है तो संडे वाले दिन अभी स्टॉक प्राइस लेटेस्ट जो लास्ट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, वो $370.87 पे क्लोज हुआ था। नाउ लेट्स मार्केट जब कल से स्टार्ट होगा देन उसके बाद चेंजेस आएंगे, बट टिल नाउ अभी तक मार्केट ने 370.87 पे क्लोज दिया है इसे। अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ से काफ़ी डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ रहा है। लाइक यहाँ पे ये था $548 पे एंड नाउ इट इज़ ऑन लाइक $370। सो काफ़ी डिक्लाइन आया इस कंपनी के अंदर। बट येस, माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, बट येस स्टॉक प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। बट इसको हम देखेंगे, पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी ने ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा किया। सेकंड आते हैं फिनलैंड का स्कोर कार्ड, जो कि आपको बताएगा कि कंपनी का ओवरऑल स्कोर क्या है, कि इन द लास्ट 10 ईयर्स का जो डेटा है उसके बेसिस पे कंपनी ने स्कोर कैसे किया, राइट। ऑल्दो अगर आप देख रहे होंगे सारे स्कोर कार्ड्स में सब कुछ कंपनी का वेल मेंटेन्ड है। डिविडेंड का 1 आ रहा है, उसका रीज़न हम देखेंगे। लिक्विडिटी का 8.1 में येलो आ रहा है, स्लाइटली डिक्रीजिंग है, वो भी हम रीज़न देखेंगे। बाकी ओवरऑल ग्रीन है। लाइक दैट शोज दैट कि कंपनी ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेक्स, कैश फ्लो, रिटेन अर्निंग्स, ग्रोथ, मार्केट कैप, वैल्यूएशन। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्कोर कार्ड बेसिकली बना कैसे वो भी हम आपको दिखा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मार्केट कैप एंड एंटरप्राइज वैल्यू। सो व्हाट इज़ मार्केट कैप एंड व्हाट इज़ एंटरप्राइज वैल्यू? इसका बेसिक मीनिंग ये है कि मार्केट में जो कंपनी की वैल्यू है, मार्केट में जो कंपनी की वैल्यू है उसके बेसिस पे जो उसके स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से मार्केट बेस्ड पे इम्पैक्ट कर रहा है वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। शेयर प्राइस जो भी करंट चल रहा होगा, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जैसे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मार्केट कैप। सो मार्केट कैप इज बेसिकली द कंपनीज मार्केट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कंपनी अपने आप को किस लेवल पे पोजीशन कर रही है। अब मार्केट कैप बताता है कि हमें मार्केट वैल्यू कैसी है कंपनी की, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की इंटरनल वैल्यू क्या है। एक तो मार्केट जो वैल्यू कर रहा है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, जो कंपनी को इंटरनली वैल्यू कर रहा है वो होता है इंटरप्राइज वैल्यू। सो इंटरप्राइज वैल्यू का बेसिक मीनिंग होता है कि इंटरप्राइज इंटरनल वैल्यू, कंपनी की इंटरनल वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। सो इन दोनों को कंपैरिजन करने का रीज़न यही होता है कि हमें पता चलता रहे कि कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड इंटरनली कैसे ग्रो कर रही है। अगर इन दोनों का ग्रोथ बिल्कुल सेम स्टेज पे है, इट मीन्स कंपनी इज अलाइनिंग टुवर्ड्स देयर मार्केट, अलाइनिंग टुवर्ड्स देयर इंटरनल वैल्यू। मतलब दोनों एक अलाइनमेंट में हैं, दोनों एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा और मार्केट कैप कम है। इट मीन्स कि मार्केट की वैल्यूएशन कम है, इंटरनल वैल्यू उसकी ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा और इंटरनल वैल्यू तो है ही बहुत कम। दैट शोज कि कंपनी की फेक जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट करी है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट कैप एंड एंटरप्राइज वैल्यू। सो अगर हम देखें यहाँ पे 2016 में, अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर देखेंगे, मिलियन डॉलर्स का नंबर है, ठीक है। हमने जस्ट ऐसी नंबर्स में आपको डेटा दिखाया, इन डॉलर्स में है ये। सो अभी की अगर हम बात करें तो ये करीब करीब $3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अगर आप इस नंबर को कन्वर्जन करके देखेंगे तो $3 ट्रिलियन पहुंच चुका है इस कंपनी का मार्केट कैप। दैट शोज कि कंपनी ने अपने आप को इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, अगर आप इंटरप्राइज वैल्यू भी देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में डिफरेंस कैसे निकलता है? तो मार्केट कैप का जैसे हमने फॉर्मूला समझा था कि
शेयर प्राइस इंटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको बताता है मार्केट कैप। बट एंटरप्राइज वैल्यू को जब हम निकालना होता है तो हमें मार्केट कैप, कंपनी का टोटल डेट और टोटल कैश, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। अगेन, एंटरप्राइज वैल्यू के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है: मार्केट कैप, टोटल कैश और टोटल डेट। टोटल डेट में कौन कौन सी चीज़ आती है? जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंपनी डेट लेती है। ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट एंटरप्राइज वैल्यू, तो मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस टोटल कैश आपका फॉर्मूला जब बनता है तो एंटरप्राइज वैल्यू आती है। तो किसी भी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली कंपनी इज परफॉर्मिंग इंटरनली। ठीक है, कंपनी इंटरनली कैसे परफॉर्म कर रही है वो आपको बताता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएशन रेशियोज। सो वैल्यूएशन रेशियोज में हमने तीन कंसिडर करी है। मेनली जो यूज़ होती है इंडस्ट्री में वो पी और पीवी रेशियो होती है। पीएस रेशियो इज जस्ट फॉर प्राइस टू सेल्स रेशियो। तीनों का मैं मीनिंग बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पी रेशियो का मीनिंग होता है कि कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसी है, कि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी की अर्निंग से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। टाइम्स में हम बात करते हैं इसमें कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग पर शेयर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो अर्निंग पर शेयर जितना कमाता है उससे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, वो आता है पी रेशो में। पीएस रेशो बात करता है कि कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी का शेयर प्राइस, प्राइस में शेयर प्राइस, उसकी कंपनी की जो सेल्स पर शेयर है उससे कैसे इम्पैक्ट होता है। और पीवी रेशो की जब हम बात करते हैं तो पीवी रेशो टॉक्स अबाउट कंपनी का प्राइस कंपनी की बुक वैल्यू से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। सो अगर आप तीनों में देखेंगे तो कॉमन चीज़ है शेयर प्राइस। हमें बस ये देखना है कि वो चीज़ें कैसे इम्पैक्ट होंगी। अब ये वैल्यूएशन बेसिकली यूजफुल होता है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वो हम कैसे पता करते हैं? वैल्यूएशन के बेसिस पे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? वो हमें पता चलता है कंपनी के इंडस्ट्री एवरेज पॉइंट से। देखो, अगर मुझे किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है तो मुझे एक एक तो वो चीज़ चाहिए जिससे मुझे कंपेयर करना है, और एक मुझे वो चीज़ चाहिए जिससे मैं कंपेयर कर पाऊँ। मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें होंगी तभी मैं उसका कंपैरिजन कर सकता हूँ, सिंगल चीज़ से नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल, पी रेशो है 44 और इंडस्ट्री का एवरेज है 50, तो इट मीन्स कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर किसी का, इस कंपनी का पी रेशो है 44 और इंडस्ट्री एवरेज है 35, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो है ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है कि जब कंपनी का प्राइस ओवर वैल्यूड चल रहा है, मतलब पी रेशो ओवर वैल्यूड चल रहा है, तो आपको वेट करना है उस इंडस्ट्री एवरेज तक आने के लिए। और अगर कंपनी का अंडर वैल्यूड चल रहा है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है टू बाय। बट जरूरी नहीं है कि कंपनी का अंडर वैल्यूड चल रहा है इसी रीजन से आप बाय कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंपनी का पी रेशो डाउन चल रहा है इंडस्ट्री एवरेज से तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर ओवर वैल्यूड है तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, या फिर इट मीन्स कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही इसलिए उसका परफॉर्मेंस डाउन की वजह से पी रेशो भी डाउन है। सो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स को जब आप कंसिडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पी रेशो, पी एस रेशो और पी वी रेशो हेल्पफुल कैसे होते हैं। अभी के लिए हम समझते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो का बेसिक मीनिंग होता है प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी का शेयर प्राइस अर्निंग से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप ओवरऑल ईयर बाय ईयर देखोगे तो 2018 में सबसे ज़्यादा जंप आया था। उसके बाद कंपनी का जो पी रेशो है वो एवरेज चल रहा है 28, 29, 32, 25, 33। ये चेंज होता रहता है, जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे पी रेशो भी चेंज होता है। आपको बस क्या करना है, कंपनी की इंडस्ट्री एवरेज, जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है उससे आप कंपैरिजन करिए, और यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स बनाइए कि अंडर वैल्यूड स्टेज पे मुझे क्या करना चाहिए और ओवर वैल्यूड स्टेज पे क्या करना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट अ स्टॉक सजेशन, इट्स ओनली फॉर डेटा। ठीक है, डेटा आपका यूजफुल होगा ही, जस्ट आपको जो डिसीजन लेना है फाइनेंशियल डिसीजन वो आप अपने बेसिस पे ले सकते हैं कि ओवर वैल्यूशन और अंडर वैल्यूशन में आप क्या पोजीशन लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विडिटी मेट्रिक्स। सो लिक्विडिटी मेट्रिक्स टॉक्स अबाउट कि कंपनी किस, सी, अगर मेरे पास मेरी कंपनी शॉर्ट टर्म लोन्स लेती है। देखो, किसी भी बिजनेस को शॉर्ट टर्म लोन्स लेना ज़रूरी है। अगर उस कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए तो शॉर्ट टर्म लोन्स को चुकाना भी ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए क्यों? सबसे पहले तो ये समझो, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए मेरे पास इतना कैश नहीं होता कि मैं डेली बेसिस पे अपने कैश से ही चला लूँ।
तो मुझे शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे समझ आ गया कि शॉर्ट टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ताकि मैं बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशंस चला पाऊँ। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको चुकाना भी पड़ेगा। अगर इसको चुकाना है, तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आती है कि अगर मैं लोन ले रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लोन क्यों ले रहा हूँ? पहली चीज़। तो अगर मेरे पास पैसा है और मैं लोन ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि कंपनी अपना जो कैश है वो डिज़र्व कर रही है और लोन लेकर उसको यूज़ करके जो रिटर्न्स आएँगे, उसमें से बाहर का बाहर निकाल रही है। ठीक है? तो जनरली बिज़नेस कैश जो है वो रिज़र्व रखता है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो उसको बचा के रखता है। लेकिन वो लोन इसलिए लेता है ताकि वो बाहर के बाहर ही उसका इंटरेस्ट पेमेंट एंड लोन रिपेमेंट करके बाकी जो रिटर्न है वो कमा ले। ठीक है? दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म लोन्स यूज़ किस लिए होते हैं? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो अब हम इसकी थोड़ी-सी पिक्चर समझते हैं। तो लिक्विडिटी मैट्रिक्स ये यूज़फुल होता है कि कोई भी कंपनी को जब मार्केट में लोन लेना है शॉर्ट टर्म, तो लिक्विडिटी मैट्रिक्स यूज़ होती है। अब ये आपको बताता क्या है? सो लिक्विडिटी मैट्रिक्स आपको ये बताती है कि कंपनी कितनी कैपेबल है अपने शॉर्ट टर्म लोन्स चुकाने के लिए। शॉर्ट टर्म लोन्स की रीपेमेंट करने के लिए जो अपनी लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? बेसिकली जो विद इन 1 ईयर वाली लायबिलिटीज़ होती है, जो भी लोन्स कंपनी 1 साल के अंदर लेती है और उसको वापस चुकाती है, वो लोन्स कंपनी के जो होते हैं या फिर जो भी लायबिलिटीज़ कंपनी की होती है, वो शॉर्ट टर्म होती हैं। तो कोई भी कंपनी को अगर लोन चाहिए तो उसकी लिक्विडिटी मैट्रिक्स बहुत मैटर करती है। शॉर्ट टर्म लोन, नॉन लॉन्ग टर्म लोन नहीं, शॉर्ट टर्म लोन। अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, कोई भी लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म है कंपनी की, तो वो बताता है लिक्विडिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2017 यहाँ पे एक राइज आया था 2.92, लेकिन अब जाके 2025 में कंपनी की लिक्विडिटी करंट रेशो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप की रेशोज़ हमने यूज़ करी हैं। अभी मैं आपको तीनों का बताता हूँ। सो फर्स्ट है हमारी 2.91, ये है हमारी करंट रेशो और अब हो गई है 1.35। इट मीन्स कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब ये कैसे पता चल रहा है? ग्राफ से। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं है? 1.35 भी मेरे लिए एक जस्ट नंबर है और 2.91 भी एक जस्ट नंबर है। सो अगर हम बात करें किसी भी कंपनी का लिक्विडिटी कब अच्छा होगा, जब उसकी 2.1 2:1, जब कंपनी की 2:1 रेशो हो जाएगी, वो कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। यहाँ पे समझिएगा, 2.91 2 से ऊपर है तो कंपनी की इस साल लिक्विडिटी अच्छी थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, 2.90 कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी थी, 2.5 कंपनी की लिक्विडिटी ठीक थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2.08 कंपनी की लिक्विडिटी एकदम एवरेज पे आ गई। जो हमारा इंडस्ट्री एवरेज है वो ये कहता है कि किसी भी कंपनी की अगर लिक्विडिटी 2:1 है, 2:1 का बेसिक मीनिंग क्या है कि टू ट्वाइस ऑफ करंट एसेट्स, 1 टाइम ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, जो भी कंपनी के करंट एसेट्स हैं, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स होने चाहिए ट्वाइस और करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए 1 टाइम। तो हम मानेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के पास डबल करंट एसेट्स हैं टू मीट दैट लायबिलिटी। ठीक है। सो अगर हम बात करें 2.91 से सीधा आ गए 1.35, तो कुछ सालों से कंपनी जो है लिक्विडिटी में प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज कंपनी इज नॉट एबल टू मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशंस एंड देयर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिक्विडिटी डिक्रीज हो रहे हैं, करंट रेशो डिक्रीज हो रही है, और जितना वो डिक्रीज हो रही है इट मीन्स कि कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है। तो ये आपका एक पॉइंट कंसिडरेशन वाला है कि शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस में कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को मीट करने के लिए इन्हें और लोन लेना पड़ेगा, और लोन में वो और इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे एंड उनका क्राइसिस बढ़ जाएंगे। और अगर किसी भी कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस ही एफिशिएंट नहीं है, तो आगे जाके वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाती। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग कंपनी, बट उसके शॉर्ट टर्म पोजीशंस में प्रॉब्लम है। तो ये आपका एक पॉइंट कंसिडरेशन होगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जाएंगे। ये पॉइंट को आप ज़रूर कंसिडर करें कि कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम देखें क्विक रेशो, अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि करंट रेशो और क्विक रेशो में डिफरेंस क्या है, राइट?
सो करंट रेशो टॉक्स अबाउट करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कि टोटल पूरे साल की जितने भी करंट एसेट्स थे और टोटल जितनी करंट लायबिलिटीज थी वो आ गए करंट रेशो में। लेकिन अगर हम बात करें क्विक रेशो की, तो क्विक रेशो टॉक्स अबाउट करंट एसेट्स जितने भी है ना उसमें से इन्वेंट्री हटा दो और जितने एसेट्स बच गए उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो। समझना, करंट एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं जो पूरे साल चलने वाले एसेट्स होते हैं, ठीक है। क्विक रेशो में वो एसेट्स यूज होते हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या बनता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये क्विक एसेट्स कैसे आती हैं, करंट एसेट्स में से हम जब इन्वेंट्रीज माइनस कर देते हैं। ऑल्दो जब आप 11th-12th में होंगे तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बताया जाता है, लेकिन जर्नली आपको बैलेंस शीट्स में, कंपनी की जो बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें से अब आपको इन्वेंट्रीज ज़्यादातर दिखती हैं। तो करंट एसेट्स में से जब आप इन्वेंट्रीज माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट्स को जब आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है क्विक रेशो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो करंट रेशो आपको बताता है विद इन 1 ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कि एक साल में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो आपको बताता है करंट रेशो। लेकिन अगर आपको 3-6 महीने की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, कंपनी की शॉर्ट टर्म, इमीडिएट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करनी है, तो उसके लिए यूज होता है क्विक रेशो। So there's a difference, a lot of difference between current ratio and a quick ratio. Current ratio talks about in in a year of one, right? 1 year, 1 year की जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की वो आपको बताता है करंट रेशो। लेकिन अगर हम क्विक रेशो की बात करें तो विद इन 3 और 6 मंथ्स की अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की चेक करनी है तो क्विक रेशो यूज होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी में दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्यों? अब इसका एक रीज़न है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, वो फाइनेंशियल सर्विस बेस्ड कंपनी है, टेक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इसलिए उसमें इन्वेंट्रीज बहुत कम होती है। जिस भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इन्वेंट्रीज होती है ना उसकी क्विक रेशो और करंट रेशो में डिफरेंस आता है। लेकिन जिस कंपनीज में इन्वेंट्रीज कम होंगी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। सर्विस बेस्ड कंपनीज में इन्वेंट्रीज का ज़्यादा यूजफुल होता नहीं है, राइट। Now let's talk about cash ratio. तो cash ratio talks about simple thing, cash divide by current liabilities. जितना मेरे पास कैश है करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड करो, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितना कैश है। अगर आप देखेंगे मेरे पास अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो मेरे पास पॉइंट इलेवन कैश था 2016 में, जो कि आज जाके हो गया है 21.21। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है जिसमें 21,000 रुपए कैश है। ज़्यादा बुरा नहीं है, बट एक एज अ इंडस्ट्री एवरेज 0.45 अगर आपके पास है कैश तो इट मीन्स यू आर इन अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन। बट अगर हम बात करें कंपनी के लिक्विडिटी बेसिस पे, तो लिक्विडिटी ग्राफ्स ओवरऑल डिक्रीजिंग स्टेज पे हैं, दैट शोज कि कंपनी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म पोजीशन नॉट गुड, ठीक है, ऑल्दो कंपनी इज गुड। अब आप ऊपर जाएंगे बिल्कुल और आपने एक ग्राफ देखा था लिक्विडिटी का 8.1, सेफ बट स्लाइटली डिक्रीजिंग। इट्स एआई जनरेटेड और ये डेटा से इंटीग्रेट हुआ है और ये बता रहा है कि ये सेफ है, लेकिन कभी भी लाइक स्लाइटली डिक्रीजिंग है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 8.1 भी इसका स्कोर इसलिए आया बिकॉज कुछ सालों में कंपनी के लिक्विडिटी ठीक थे और डिक्रीजिंग हो गए हैं। सो अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं इस कंपनी का तो आप लिक्विडिटी का ज़्यादा फोकस रखिएगा, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत ठीक हैं लेकिन लिक्विडिटी मेन चीज़ है। लिक्विडिटी किसी भी कंपनी की नहीं होगी तो उसके डे टू डे ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट आएगा, और डे टू डे ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट आएगा तो लॉन्ग टर्म फोकस कभी भी कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। सो हमने लिक्विडिटी मेट्रिक्स के बारे में बात कर लिया। Now let's talk about solvency metrics. So what is solvency metrics? Solvency metrics talks about कि कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज का कितना परसेंटेज है, नॉन करंट लायबिलिटीज का कितना परसेंटेज है और टोटल इक्विटी कितना है। अब इन तीनों का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। सो करंट लायबिलिटीज को आपने समझ लिया ऊपर कि कंपनी की जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है विद इन अ ईयर, जो भी उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो हैं उसकी करंट लायबिलिटीज, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन्स हो, बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स हो, या फिर बॉन्ड्स हो, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं कुछ, या फिर कोई आपने पेबल हो, कोई भी आपको ट्रेड पेबल या अकाउंट पेबल, कोई भी पेबल एक्टिविटीज़ अगर आपकी हैं जो कि जनरली आपको एक साल में पे करना होता है तो वो आपके आते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का बेसिक मीनिंग होता है कि कंपनी के ऊपर लंबे टाइम का कर्जा कितना है।
अब जो 1 साल के अंदर का कर्जा है वो तो हो गया करंट लायबिलिटीज़, तो 1 साल के बाहर वाला कितना हो गया सारा नॉन करंट लायबिलिटीज़। जितना कर्जा मेरे ऊपर अभी है शॉर्ट टर्म में वो है करंट, और जो लॉन्ग टर्म का है वो है नॉन करंट। ठीक है, अब ये टी का मीनिंग क्या है? तो टी बेसिकली होता है टोटल इक्विटी, कि इंटरनल कंपनी ने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है, इन्वेस्टर्स का पैसा बिजनेस में कितना है, अपना पैसा कितना है। लोन नहीं है, बिल्कुल अपना पैसा है सारा, चाहे वो रिटेन अर्निंग हो, जर्नल रिजर्व्स हो, अदर रिजर्व्स हो, कैश रिजर्व्स हो, स्टॉक्स की इनकम हो, जो भी हो, वो सारा पैसा जो कंपनी ने टोटल इक्विटी के इन टर्म्स ऑफ लगाया हुआ है वो है आपका टीई परसेंटेज। तो अब इन तीनों में हम डिफरेंस क्यों चेक कर रहे हैं? सी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर ये 3 स्प्लिट में होते हैं। उसमें कुछ परसेंटेज इसका होता है, कुछ परसेंटेज नॉन करंट लायबिलिटीज का होता है, कुछ परसेंटेज होता है टोटल इक्विटी का। हमारा ये मानना है कि किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी मैट्रिक्स तभी अच्छी है जब उसकी टोटल इक्विटी मोर देन 51% है। अराउंड 45 से 51% के बीच में अगर किसी भी कंपनी की टोटल इक्विटी है, इट मीन्स कंपनी सेफ एंड साउंड। ठीक है, एंड ज़्यादा हो तो एटलीस्ट का ये 45 टू 51 एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज जितना इंटरनली कंपनी का पैसा होगा और बाहर का लोन कम होगा, कंपनी को दो फायदे हैं। पहली चीज़, लोन रीपेमेंट नहीं करनी, दूसरी बेफालतू का इंटरेस्ट पेमेंट होता है। जितना ज़्यादा लोन होगा उतना इंटरेस्ट पेमेंट होगा, तो लोन तो रीपे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। बट वही आपके प्रॉफिट्स को भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज लोन में से जो प्रॉफिट्स आप कमाओगे उसमें लोन तो चुकाओगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए किसी भी कंपनी के अंदर करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ का जो स्प्लिट है वो 45%, 30%, 45% ऐसा होना चाहिए। 30-40% होना चाहिए, लेकिन 60% जो है, 60-65%, मिनिमम 51%, बट 60-65% कंपनी का होना चाहिए टोटल इक्विटी। ज़्यादा ही होना चाहिए, वैसे तो 51% भी हमने कम बोला है। 60-65%, 70% जितना भी हो सके वो अच्छा है। तो 60-65% अगर कंपनी का टोटल इक्विटी है ना, इट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, बिकॉज उसका इंटरनली मनी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। मतलब आउटसाइड मनी उसका कम है, इनसाइड मनी बहुत ज़्यादा है। सो अगर हम बात करें इस कंपनी की सॉल्वेंसी मैट्रिक्स की, तो अगर हम बात करें 30% था 2016 में, और अब जाके 22% हुआ है। मतलब करंट लायबिलिटीज़ में 8% का डिक्लाइन स्टेज है, और हर साल अराउंड 22-23% के अराउंड चल रहे हैं। बीच में 26 पे आए थे, लेकिन 22-23 पे आ गए हैं। सो 22-23% अभी कंपनी का करंट लायबिलिटीज़ है। अगर आप उन्हें ऊपर देखा हो तो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है ऑलरेडी डिक्रीजिंग है, और कंपनी का जो डेट है वो मेंटेन्ड है। इट मीन्स कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, और कंपनी की लायबिलिटीज स्टेबल स्टेज पे ही उसको इम्पैक्ट कर रही है। आप थोड़ा इंटीग्रेट करके देखना, रिलेट करके देखना, तो आपको समझ आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ को अगर आप जज करोगे तो 2016 से 18 तक इसका काफ़ी इंक्रीजिंग स्टेट था, 45% चली गई थी। मतलब टोटल बिजनेस में 45% लंबे टाइम का कर्जा था, जो कि डिक्रीज करते करते कंपनी ने 21% कर दिया। सी, कोई भी कंपनी का अगर ग्राफ आपको ऐसे डिक्रीजिंग स्टेज पे दिख रहा हो ना, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि नेक्स्ट साल और थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे सॉल्वेंसी मैट्रिक्स में नॉन करंट लायबिलिटीज का कंपनी का 45% था, जो कि 21% आ गया। मतलब 24% कंपनी ने अपना लायबिलिटीज कम कर दिया। हर साल थोड़ी थोड़ी लायबिलिटीज कंपनी कम कर रही है, और उससे हो गया है उसका 21%, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो 22 एंड 21, इट्स अराउंड 43-44% आपका कंपनी का, 45% समवेयर अराउंड कंपनी का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब हम देखते हैं टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी 37% था, जो 32 पे आया, और अब धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है और 55.5% पे आ चुका है। इट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिंग। इंटरनल इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? कंपनी के जो शेयर्स बेच के जो पैसा आता है वो, कंपनी की रिटेन अर्निंग्स, कंपनी के जर्नल रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स, वो सारे रिजर्व्स जब कंपनी खुद के लगाना स्टार्ट कर देती है बिजनेस में, और लोन पे डिपेंडेंसी कम कर देती है, तो कंपनी एक स्टेबल स्टेज पे पहुंचती है। सो इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी टोटल इक्विटी है, और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो है टोटल इक्विटी में के टर्म्स में बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकती है, बिकॉज कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। किसी भी साल में डिक्लाइन नहीं है, किसी भी साल में रुकावट नहीं है, चेंज नहीं है। हर साल 2-3-4% आगे ही बढ़ रहे हैं। 45 to 50 है, 52 है, 2% इंक्रीज हुआ, देन 3.5 समथिंग हुआ।
सो कंपनी इज परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिंग एज कम्पेयर टू रिड्यूस कर रहे हैं वो अपना आउटसाइड मनी और इंटरनल मनी ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है. Now let's talk about debt structure of company. So debt structure talks about कि कंपनी के ऊपर कौन सा डेट सबसे ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म डेट सबसे ज़्यादा है या शॉर्ट टर्म डेट सबसे ज़्यादा है. अगर आप देखोगे तो 2016 में सबसे पहले डेट को समझ लेते हैं. डेट बेसिकली ऐसा पैसा होता है जो कंपनी के ऊपर कर्जा होता है जो उसको रीपे करना है आने वाले टाइम में. ठीक है, अब उसको आने वाले टाइम में रीपे करना है तो वो क्या करेगा, पैसा यूज़ करेगा अपना, जो भी पैसा उसने कमाया है उसको यूज़ करेगा. तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी के ऊपर इक्वली होना चाहिए डेट स्ट्रक्चर, ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होना चाहिए ना ज़्यादा शॉर्ट टर्म होना चाहिए. 50-50 भी चले तो भी ठीक है, 40-60 भी चले तो भी ठीक है, 30-70 चले तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100% कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट है. अगर आप देखोगे तो 2016 और 17 में लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट बिल्कुल रिड्यूस हो गया था, लेकिन कंपनी के पास हर साल लॉन्ग टर्म डेट पड़ा हुआ है. इट मीन्स कि कंपनी अपना जो बिजनेस है उसकी डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म डेट पे ज़्यादा रिलाय करती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेट. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि कंपनी की लिक्विडिटी तो डिक्रीज आ रही है, यहाँ पे कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट जीरो है, फिर भी कंपनी की लिक्विडिटी डिक्रीज कैसे हो रही है. बिकॉज शॉर्ट टर्म डेट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म डेट एक पार्ट है. सो अगर हम बात करें कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट बिल्कुल जीरो है, लेकिन बाकी सारी जो करंट लाइबिलिटीज है वो कंपनी के पास अभी भी प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो लिक्विडिटी का इस पर इम्पैक्ट आता है, लेकिन कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट बिल्कुल जीरो है. इट मीन्स कि शॉर्ट टर्म डेट से कंपनी की लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बिकॉज 2024 में 13.5 शॉर्ट टर्म डेट था, लेकिन अब जाके वो बिल्कुल जीरो हो चुका है. मतलब कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म डेट सारे मेंटेन है, अब उसकी जो अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो उसको मीट करनी है. तो लिक्विडिटी में इम्पैक्ट नहीं कर रहा. बट दूसरी चीज़, कंपनी का जो डेट स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा है आपका लॉन्ग टर्म डेट, बिकॉज ये आपका फोकस करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जितनी कम होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क आपका कम हो गया है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला हुआ है, लोअरिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क, बट आपके ऊपर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिस्क आ गया, बिकॉज इसको पैसे को रीपे करना है. रीपे की पोजीशन नहीं हुई बिजनेस के पास तो क्या करेगा वो, इसलिए लॉन्ग टर्म डेट भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट कंपनी के पास अभी के लिए लॉन्ग टर्म डेट सबसे ज़्यादा है. सो जब भी आप इन्वेस्टिंग में जाएंगे तो इन्वेस्टिंग फोकस में आपको ये डेट स्ट्रक्चर भी देखना है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट है जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है अगर कंपनी नहीं पे कर पाई तो. ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग कंपनी अगेन, बट कंपनीज के पास अगर पैसा नहीं हुआ या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म डेट को रीपे करना फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है, और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल रिस्क बना रहेगा. Now let's talk about return on assets and return on equity. सो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी के इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न कमा के देंगे, और रिटर्न ऑन एसेट्स ये बताता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो एसेट्स से कितना रिटर्न कमा रहे हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट से कितना रिटर्न कमा रहे हैं वो बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स बताते हैं कि इन्वेस्टर्स कितना एसेट्स की परफॉर्मेंस से कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स कैसे एसेट्स की परसेंटेज में से आ रहे हैं. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी, तो अगर आप देखेंगे 23% इन 2016 और अब जाके है 29%. अगर आप देखेंगे एक इंक्रीजिंग स्टेज क्या था 2022 तक, 43% ऑफ जो प्रॉफिट था वो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा था, लेकिन अब वो एक रिड्यूसिंग स्टेज पे है, जो कि बताता है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है. लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो रिटर्न ऑन एसेट्स आपको बताता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एसेट्स के थ्रू कंपनी को इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट्स जनरेट करके दे रही है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट ला रही है. एसेट्स किसी भी कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए. तो अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 13, 14, 15, 16, 15 ऐसे में कंपनी अपने एसेट्स में से परसेंटेज निकाल रही है. दैट इज़ गुड, बट यू नो रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स नॉट गुड बिकॉज ये डिक्रीजिंग स्टेज पे आ चुके हैं. सो ये एक कंसिडरेशन वाला पॉइंट होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी को आप थोड़ा सा ध्यान दें. नाउ विल टॉक अबाउट रेवेन्यू ब्रेकडाउन, एक्सपेंस ब्रेकडाउन एंड प्रॉफिट ब्रेकडाउन. सो अगर आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का
कि कंपनी में पैसा आ कैसे रहा है, तो अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी के स्प्लिट होते हैं। सी, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के दो स्प्लिट हैं, एक प्रोडक्ट रेवेन्यू, एक सर्विस बेस्ड रेवेन्यू। अगर आप देखेंगे सर्विस बेस्ड रेवेन्यू सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज सर्विस बेस्ड रेवेन्यू शोज दैट ये कंपनी ने अपनी सर्विसेज ज़्यादा दी हैं, जिसके बेसिस पे उसका रेवेन्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली आईटी कंपनी है, आईटी का सर्विसेज बिजनेस ही सबसे ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट रेवेन्यू इतना इम्पैक्ट नहीं करता। सो अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट रेवेन्यू इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, 60,000 60,000 मिलियन का बिजनेस ला रहा है, लेकिन सर्विस और अदर रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग रेवेन्यू बिजनेस में ला रहा है, बिकॉज ये एक मेन पार्ट है बिजनेस का। सर्विस, आईटी कंपनी सर्विस पे बेस्ड है। इसको हम थोड़ा परसेंटेज में देखते हैं, नंबर में तो आपने ग्राफ देख लिया कि इंक्रीजिंग है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू परसेंटेज और सर्विस अदर रेवेन्यू बेस्ड परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट रेवेन्यू परसेंटेज डिक्लाइन हो रही है। वाई रीज़न, बिकॉज प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है जितनी आईटी सर्विसेज की डिमांड है, और वही माइक्रोसॉफ्ट उसका फोकस यही है। अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्टिंग से फोकस यही था कि कंपनी एक सर्विस बेस्ड रेवेन्यू कंपनी है। सो कंपनी की आईटी सर्विसेज का बिजनेस क्या है, स्केल कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रेवेन्यू क्या है, डिक्लाइन कर रहा है। ऑल्दो इट्स नॉट गुड, बट डिक्लाइनिंग स्टेज डज नॉट मीन कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे आर ग्रोइंग। अगर उनका रेवेन्यू प्रोडक्ट से गिर रहा है, सर्विसेज से बढ़ रहा है, एंड सर्विस इज द मेन मोटिव। अगर इसका प्रोडक्ट रेवेन्यू मेन मोटिव होता ना, तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी का डिक्लाइनिंग स्टेज में, लेकिन इसका मोटिव ही सर्विस बेस्ड था। आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराना माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस है, मेन बिजनेस है, और यही इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज करना। इट मीन्स कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन इज गुड, कंपनी इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन। सो एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन में हम समझेंगे चार एक्सपेंसेस: कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड टैक्स एक्सपेंसेस। सो इसको हम थोड़ा परसेंटेज में समझते हैं। हमने इसको डिवाइड किया है टोटल रेवेन्यू के परसेंटेज में, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंटेज लेता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टोटल सेल्स का कितना लेता है, अदर एक्सपेंसेस कितना लेता है, और टोटल इक्विटी कितना लेता है। सो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 30 से 40% जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट या फिर किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, और वो आती है 30 से 40% के बीच में। अब तो ऑन एन एवरेज 30-32% हो गया, पहले 38% था, फिर 35 हुआ। कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसी लाई और कॉस्ट ऑफ सेल्स परसेंटेज हो गई 31%। ठीक है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर लिया, और दूसरी चीज़ कंपनी का प्रोडक्ट रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, सर्विस बेस्ड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी का सर्विस बेस्ड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हर साल कंपनी अपना टोटल रेवेन्यू का 12-13% अपना सिर्फ इसमें डालती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखो, एक आईटी कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही मेजर एक्सपेंस है, और बहुत ही ऐसा एक्सपेंस होना चाहिए कि वो तो कमांड होनी चाहिए। बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस के कंपनी ग्रो कर नहीं सकती, उसको R&D करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी टेस्टिंग मॉडल में आगे जाना है या किसी भी चीज़ की डिमांड पता करनी है, तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, एंड तभी वो आगे जा पाएंगे। ठीक है, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर आप ब्रेकडाउन देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल ईयर्स में काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा है। दिस ईयर 11.5 रहा है, लेकिन एक स्टेबल स्टेज मेंटेन किया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का अदर एक्सपेंसेस काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं। इट मीन्स कंपनी इज शोइंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिक्लाइन हुआ है, अदर एक्सपेंसेस भी डिक्लाइन हो रहे हैं। दैट शोज ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन बिजनेस, बिकॉज ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब तक बिजनेस में नहीं आएगी तो उसके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे। उसका रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस जैसे मैनेज हो जाएंगे तो प्रॉफिट्स और इंक्रीज करेंगे जितना वो कमा रही है। Now let's talk about the last expense, which is tax expense. टैक्स एक्सपेंस एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, जितनी आप इनकम कमाते हो उस पर होता है। जर्नली कंपनी कम पे करती है, ज़्यादा पे करती है, बट वेरी करता है। अगर आप देखेंगे 18% टैक्स एक्सपेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज उस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी का एक्रूड टैक्स ज़्यादा होगा। अब इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। एक्रूड टैक्स का बेसिक मीनिंग होता है कि कभी कंपनी पिछले साल का कुछ टैक्स जो है बचा हुआ वो इस साल पे करती है,
और कभी-कभी कंपनी क्या होती है पिछले साल इस साल का एडवांस पेमेंट भी कर देती है, तो उसको कम भी पे करना पड़ता है। 2 सिनेरियोज़ होते हैं, या तो आपने एडवांस पेमेंट कर दी होगी या फिर आपने अभी टैक्स ना देके बाद में दो। सो जो टैक्स आप अभी नहीं दे रहे, वो आपको बाद में देना है, और जो टैक्स आप एडवांस में दे रहे हो आपको कम देना है। तो हो सकता है कुछ सालों में बीच-बीच में उसने ज़्यादा दिया और इस साल में इसने पिछले कई सालों का टैक्स जो है वो इंक्रीज़ होते-होते उसने पे करा। सो 18% उसका टैक्स एक्सपेंस हुआ, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 7-8% उसका टैक्स जाता है। दैट इज़ गुड ऑल्सो। अगर हम देखेंगे जो खर्चे वो मैनेज कर सकता है, देखो टैक्स एक्सपेंस कंपनी मैनेज नहीं कर सकती, लेकिन अदर एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकती है और उसमें वो मैनेज कर भी रही है। आर-एन-डी आर-एन-डी इज़ अ नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस, उसको करना ही पड़ेगा, इसलिए वो 11-12% जितना थोड़ा इंक्रीज़ होना ही अच्छी बात है। लाइक हर साल 13-14% हो रहा था और आर-एन-डी में वो कम कर रहे हैं। सो दैट शोज़ कि कंपनी को थोड़ा एक्सपेंस में मैनेज करना चाहिए और आर-एन-डी के टुवर्ड्स फोकस करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस में ला रहे हैं, लेकिन आर-एन-डी में थोड़ा खर्चा उनको बढ़ाना चाहिए। कुछ परसेंटेज से ही सही, लेकिन बढ़ाना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट ब्रेकडाउन, जो कि हर एक इन्वेस्टर का एक पॉइंट रहता है कि प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 2016 से 25 तक इंक्रीजिंग स्टेज पे है। कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं करा, कभी भी कंपनी ने स्टेबल स्टेज मेंटेन नहीं करा, हर बार कंपनी ने ग्रो करा। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जितना प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी ने सबसे ज़्यादा ही कमाया है। यहाँ पे इसलिए कमा रहा है बिकॉज टैक्स एक्सपेंस सबसे ज़्यादा था। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000 था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधा 16,000 हो गया, मतलब 20,000 करोड़ के करीब उनका टैक्स एक्सपेंस या फिर माइनॉरिटी एक्सपेंसेस हुए होंगे। उसके बाद के जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं वो कंपनी की जेब में आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है जो कि कंपनी का लगातार इंक्रीजिंग है। 2016 में 16,000 मिलियन डॉलर से 1 लाख मिलियन डॉलर्स तक पहुँचना, इट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग अराउंड यू नो काइंड ऑफ 6 टाइम्स ग्रो हुआ है बिल्कुल 10 ईयर्स के गैप में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के कुछ कितने साल हुए हैं, 10 साल, और 10 साल में कंपनी ने कितना ग्रो करा है, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स नहीं, सॉरी, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स कंपनी ने ग्रो करा है, दैट शोज कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। अब प्रॉफिट का थोड़ा ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। सो प्रॉफिट ब्रेकडाउन में ग्रॉस प्रॉफिट तो अराउंड 61% था, जो कि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस लाई थी, तो 68% ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है 43%, मतलब समवेयर अराउंड 20-22% जो है कंपनी के बीच में खर्चे निकल जाते हैं, और टैक्स भरने के बाद कंपनी के पास बचता है 36% प्रॉफिट। 36% प्रॉफिट इज़ अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज कंपनी के पास इतना प्रॉफिट होना कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। प्रॉफिटेबिलिटी देख के ही इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देख के ही लोन देने का बैंक्स का मन करता है, और तभी उनको ऑपरेशनल लोन्स मिल पाते हैं। और किसी भी कंपनी में अगर 36% प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज किसी भी एवरेज इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो 18-19%, 20% प्रॉफिट कमा पाती है कंपनी। दे आर अर्निंग 36% ऑन अ स्टेबल स्टेज। अगर आप लास्ट 5 ईयर से देखेंगे तो कंपनी 34 से 36% के बीच में एक स्टेबल स्टेज मेंटेन किया हुआ है, जो कि डिक्लाइनिंग स्टेज पे था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्टेबल स्टेज है। इट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, एपीएस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 2.59 था और नाउ इट्स 13.7। इट मीन्स कंपनी 6 टाइम ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, अर्निंग पर शेयर में भी ग्रो कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश फ्लो स्ट्रक्चर। अब कैश फ्लो स्ट्रक्चर कैसे क्या बात बताता है वो देखते हैं। तो कैश फ्लो स्ट्रक्चर आपको सिंपली ये बताता है कि कंपनी के पास कैश की ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे होंगी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश टॉक्स अबाउट कैश फ्लो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ टॉक्स अबाउट कि कितना भी कैश जनरेट हुआ, ऑपरेट हुआ फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस। जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बिजनेस की थी उसमें कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ टॉक्स अबाउट कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, वो बताता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ टॉक्स अबाउट कंपनी के सोर्स ऑफ फंड्स कैसे हैं।
वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, बैंक लोन्स हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स यही हैं। इसमें हम डिविडेंड की भी बात करते हैं, डिविडेंड कितना कंपनी ने पे करा वो भी हम बात करते हैं, और जितना भी लोन्स पे इंटरेस्ट पेमेंट होता है कैश में वो भी हम इसमें बात करते हैं। सो सोर्स ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म एसेट्स, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टॉक्स अबाउट ऑपरेशन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैश। और नेट कैश फ्लो कैसे आता है? इन तीनों एक्टिविटीज़ को हम ऐड करते हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ का सम निकलता है ओवरऑल, माइनस प्लस करके जो भी हमारा सम निकलता है, एंड देन विल गेट नेट कैश फ्लो। सी, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा कंपनी की ग्रो करनी चाहिए, और जो कि ये ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी इज ग्रोइंग। ठीक है, और कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो करा है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना कंपनी का माइनस में रहता है वो अच्छी चीज़ है। वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा सी, कैश फ्लो टॉक्स अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन्स पैसे का जाना और इनफ्लो मीन्स आना। अगर कंपनी एसेट्स खरीदी जा रही है तो मतलब उसका पैसा जाएगा और एसेट्स आएंगे। आउटफ्लो ऑफ मनी तभी होगा ना जब वो कंपनी एसेट्स खरीदेगी, पैसा देगी और एसेट्स खरीदेगी। तो जितने ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स होंगे वो आने वाले टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट करेंगे। लेकिन जितने कंपनी एसेट्स को बेचेगी, इनफ्लो ऑफ मनी कब होगा? जब वो एसेट्स को बेचेगी और पैसा आएगा। सो इसलिए कंपनी की इन्वेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। वो भी हम आगे बात करेंगे नेट कैपेक्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टॉक्स अबाउट कि कंपनी के सोर्स ऑफ फंड्स में पैसा इनफ्लो है या आउटफ्लो। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आउटफ्लो ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी इज रीपेइंग देयर डेट, रीपेइंग देयर यू नो शॉर्ट टर्म लोन्स। कंपनी अपने डिविडेंड पे कर रही है। कंपनी, अगर वो कंपनी डिविडेंड पे करती होगी तो डिविडेंड पेमेंट भी इसमें आता है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स वो भी इसमें आता है। बैंक लोन्स हो गए वो भी इसमें आता है। डिवेंचर्स की पेमेंट भी इसी में आती है। और कभी कभी जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से लेती है, अब देखो एज अ रेगुलर बायर मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदने तो मैं मार्केट में जाऊँगा। ऐसी कंपनी अपने जो शेयर्स इशू कर देती है उसको बाय बैक भी करती है मार्केट रेट पे, या जो भी रेट उसका डिसाइड होता है। तो कंपनी जब अपने शेयर्स वापस खरीदती है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है, और जितना वो माइनस में रहेगा इट मीन्स कंपनी लोन ज़्यादा ना लेके दे रही है। देखो माइनस का मतलब है कंपनी का आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, मतलब कंपनी की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जितनी कम होंगी, मतलब जितना लोन आप कम लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, लोन रीपेमेंट ज़्यादा अच्छी है। नेट कैश इन तीनों एक्टिविटीज़ का सम अप करके आता है। अब हम बात करेंगे नेट कैपेक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। नेट कैपेक्स शोज अबाउट, टॉक्स अबाउट कि कंपनी ने परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स कितना करा, सेल ऑफ इक्विपमेंट्स कितना करा, और नेट कैपेक्स कितना बचा। सो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स की अगर हम मीनिंग समझे तो कंपनी ने कितने इक्विपमेंट्स को एक्वायर करा, बाय करा मार्केट से। सो अगर आप देख रहे हो 2016 से 2025 तक लगातार कंपनी एसेट्स को खरीद रही है, इक्विपमेंट्स को खरीद रही है, कभी भी उसने बेचा नहीं है। सेल ऑफ इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, ज़ीरो सेल। और नेट कैपेक्स ऑब्वियसली माइनस आएगा बिकॉज परचेज माइनस सेल में आता है नेट कैपेक्स। तो हर साल कंपनी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, दैट शोज कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेगी। फ्री कैश फ्लो। ना फ्री कैश फ्लो कौन सा कैश फ्लो होता है? जो कैश ऑपरेशन से जनरेट होता है उसमें से नेट कैपेक्स को हटा दो और बचता है फ्री कैश। समझना, ये है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जितना कैश ऑपरेशन से आया, जितना कैश इसमें गया, रेस्ट जो अमाउंट बचा वो है मेरा नेट कैश फ्लो। अगर आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बचता है। किसी भी साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो ना हो ऐसा नहीं हुआ। 2021 में था, 22 में था, 24 में था, 25 का डेटा आई थिंक आया नहीं है। अच्छा, 25 का भी आया, 71,000। सबसे ज़्यादा कंपनी के पास जो कैश फ्लो है टू यूज़ दैट कैश फ्लो इन एनी डिविडेंड पेमेंट कर सकता है, रिटेन अर्निंग्स कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस कैश का। तो 2025 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स करी। अगर आप देखेंगे तो 2024 में भी काफ़ी अच्छी रिटेन अर्निंग्स हुई है। मतलब रिटेन अर्निंग इन द सेंस फ्री कैश फ्लो सबसे ज़्यादा कितने के पास है। फ्री कैश फ्लो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, डिबेंचर्स रीपेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बायबैक ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट एलोकेशन कि प्रॉफिट का सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ हो रहा है। जो भी कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उसका एलोकेशन दो चीज़ों में होता है, या तो वो रिटेन अर्निंग करेगी या डिविडेंड देगी। दो चीज़ें। पहला रिटेन अर्निंग्स,
रिटेन अर्निंग्स का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी अपने पैसे को बचा रही है, सेव कर रही है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो होती है रिटेन अर्निंग्स। डिविडेंड पेमेंट क्या होता है, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है, शेयर्स खरीदे हैं, उस पर डिविडेंड पेमेंट कर रही है जो भी प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा। सो यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, हर साल डिविडेंड ना देकर रिटेन अर्निंग्स करी जाती है, और हर साल कंपनी का रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि कंपनी ज़्यादा पैसा सेव कर रही है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। देखो, जितना ज़्यादा पैसा कंपनी अपने पास आज सेव करेगी, उतना ही कम उसको लोन लेना पड़ेगा फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए कंपनी के पास हार्ड कोर बिजनेस मनी होना चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। सो इसलिए प्रॉफिट एलोकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है रिटेन अर्निंग शुड बी मोर इंक्रीज कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, शोइंग स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एक्यूमुलेशन एंड री इन्वेस्टमेंट इन टू द बिजनेस। बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट होगा। The absence of dividend payout suggests that companies focused on growth, expansion rather than distributing profit, which is typically higher growth strategies. Means अगर आप आज डिविडेंड दे दोगे तो ये बहुत ही लो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे कंपनी के लिए, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद डिविडेंड लेके चले जाएंगे। लेकिन जो कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बिल्ड करती हैं, उसके लिए डिविडेंड इज नॉट अ गोल। अब हम बात करते हैं बिगिनिंग स्टॉक्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए है कि ईयर एंड में शेयर्स कितने बचते हैं, इशू कितना हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये है आपके पास 4 स्ट्रेंथ एंड 4 वीकनेस ऑफ द कंपनी, जो आप कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे जज कर सकते हो। ये उस डेटा के बेसिस पे ही है। अब हम बात करेंगे स्कोर कार्ड की, जो हमने समझा। स्कोर कार्ड टॉक्स अबाउट 8.9 ओवरऑल। इट मींस 10 में से 8.9 माइक्रोसॉफ्ट को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का माइक्रो मार्केट कैप अच्छा था, लार्ज और ट्रस्टेड कंपनी है, कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी थी, प्रीमियम थी, जस्टिफाइड। प्रीमियम क्यों है? क्योंकि वो अपने एवरेज इंडस्ट्री से ऊपर चल रही है। आप बताइएगा कि एवरेज कितना चल रहा है। ग्रोथ मैट्रिक्स में 8.9%, 8.9 चल रहा है। इट मीन्स कि कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। लिक्विडिटी 8.1 था, बिकॉज अगर आपने देखा हो वो ग्राफ, तो लिक्विडिटी में डिक्लाइन कर रही थी कंपनी। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी टॉक्स अबाउट कंपनी की सॉल्वेंसी कितनी है, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और टोटल इक्विटी में कितना बैलेंस करके चल रही है, तो 8.7 है। लो डेट, स्ट्रॉन्ग इक्विटी। वाई? बिकॉज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इक्विटी इंक्रीज हो रही है और डिक्लाइन हो रहा है डेट। प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रॉफिट मार्जिन, 36% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का, और हर साल 30-32% के अराउंड मैनेज कर रहे थे। इट मीन्स कंपनी का जो 20% होता है, वो 30-32% पे है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कैपेक्स, कैपेक्स जो हमने अभी नेट कैपेक्स देखा, कंपनी जो है अपना परचेज ऑफ इक्विपमेंट ज़्यादा करी है, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट कम करी है, इसलिए 8.8 है फॉर फ्यूचर को। कैश फ्लो, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग, जो कैश जनरेशन है, रिटेन अर्निंग्स। अभी हमने देखा कंपनी की रिटेन अर्निंग्स सबसे ज़्यादा थी, 9/10, एंड 1 फॉर डिविडेंड, बिकॉज कंपनी का डिविडेंड बिल्कुल ज़ीरो है। बट नो डिविडेंड, फोकस ऑन ग्रोथ, क्योंकि कंपनी जो है रिटेन अर्निंग्स करके फोकस कर रही है ग्रोथ पे। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, कंपनी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करनी है। पहली चीज़ लिक्विडिटी, डे टू डे ऑपरेशंस में इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी चीज़ डेट स्ट्रक्चर, बिकॉज डेट स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट कंपनी ने सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट ले रखा है। तीसरी चीज़ प्रीमियम वैल्यूएशन चल रही है, बट जस्टिफाइड है अभी के लिए, बट प्रीमियम वैल्यूएशन पे है कंपनी। और चौथी चीज़, कंपनी के पास बैकअप प्लान्स कौन-कौन से हैं। नंबर्स सिर्फ जजमेंट के लिए नहीं होते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताते हैं। कंपनी में जितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, वो उसके फ्यूचर प्लान्स के बेसिस पे ही मिलेंगी। ये नंबर सिर्फ आपको ये बताएंगे कि उस फ्यूचर प्लान्स के जो चल रहे थे, उसके बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर प्लान्स ही बताते हैं कि उन्होंने जैसा जस्टिफाई किया था, जैसा उसने स्टैंडर्ड रखा था, क्या उसको मीट करा, क्या उन्होंने उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मीट करा या नहीं करा। वो कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, और वो कंपैरिजन कैसे होगा, इस फाइनेंशियल डेटा से। आप इस फाइनेंशियल डेटा का यूज़ कीजिए और उसको समझिए। हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जस्टिफाइड है, और बहुत ही मीनिंगफुल है। कोई भी चीज़ ऐसे अननेसेसरी नहीं है, सारी चीज़ें मीनिंगफुल हैं, आपको समझ आएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, बट मेक श्योर आप सारी चीज़ें कंसिडर करके चलेंगे। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ वेरी लार्ज कैप कंपनी और बहुत ही रिनाउंड कंपनी।
सो इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको करना चाहिए। आप सारी चीज़ें कंसिडर कीजिए, फ्यूचर प्लान्स देखिए, कंपनी के ओवरऑल मैप देखिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या रहता है कंपनी का वो देखिए, और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। Next, we'll meet about like how Nvidia is performing। Nvidia कंपनी के बारे में हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, बट टिल द टाइम आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का अंडरस्टैंडिंग लीजिए।